हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी और द करंट अफेयर्स शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 30 अप्रैल और आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण द हिंदू की खबरों की। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, द आर्ट ऑफ लिविंग, किस तरीके से जिया जाता है। देखिए दोस्तों, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है हैप्पीनेस। ठीक है, वो क्या है, हैप्पीनेस। जीवन में दुख आए सुख आए, आपको हमेशा एक बराबर रहने का प्रयास करना चाहिए और कोई भी काम अपने जीवन में ऐसा न करना चाहिए जिससे आपको कभी उसको करने के लिए पश्चाताप हो। तो इसलिए हमेशा सतर्क रहें और वही काम करें जिससे आपको पश्चाताप ना हो, और किसी को दुख पहुंचाने का प्रयास न करें, क्योंकि इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है सुख और खुशी। ठीक है, तो उसी को खोजने का प्रयास करें। और शांति उससे भी ऊपर की एक चीज है, पीस। ठीक है, वो तब मिलती है जब आपका दिमाग शांत रहता है। तो बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद ऐसी चीजें लोगों को हासिल हो पाती है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेडिटेशन का हाईएस्ट लेवल अचीव करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज के कुछ न्यूज आर्टिकल्स को देख लेते हैं और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज समझ लीजिए कि हम लोग अपने करंट अफेयर्स में क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो फ्री स्टडी पीडीएफ मटेरियल आपको मिलता है। ठीक है, पीडीएफ मटेरियल अगर आपको हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, द हिंदू वोकेबुलरी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द आते हैं द हिंदू में, उसको भी कवर किया जाता है। यूपीएससी के प्री प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाते हैं, मेंस आंसर राइटिंग कराई जाती है। तो करंट अफेयर्स शो में सिर्फ आपको करंट का ही नॉलेज नहीं होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ करंट का ही नॉलेज नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ आपके प्री प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। और आपका जो मेंस आंसर राइटिंग स्किल है उसको भी डेवलप कराया जाएगा। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मेंस आंसर राइटिंग स्किल। क्योंकि प्री तो बस एक एडमिशन का एग्जाम होता है, एक इंट्रेंस एग्जाम, उसका कोई भी योगदान मेंस में नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण अगर आपको कोई नौकरी दिला सकता है तो वो है मेंस। और मेंस में जब तक आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होगी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेंस आंसर राइटिंग आपको रोज करनी चाहिए। छोटा सा ही कोई सवाल हो लेकिन आपको रोज करना चाहिए। और कोई एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता है, उसको परफेक्ट बनने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, करत करत अभ्यास से जड़मत को सुखा सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त इंसान। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक एक दिन की प्रैक्टिस करने से ही आदमी परफेक्ट बनता है, बूंद बूंद से ही जो है सागर भरता है। ठीक है, चलिए अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आज कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको डिस्कस करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, तो आज एक आर्टिकल है जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री जो है एन बीरेन सिंह ने कहा है कि वहाँ पर चिनपुजी ट्राइब्स का जो है अननेचुरल ग्रोथ हो रहा है, जिससे कि वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं, इंडिजिनस जो लोग हैं, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, उनके लिए खतरा है और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी थ्रेट पहुंच सकता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट पहुंच सकता है। पहले में आर्टिकल में डिस्कस किया जाएगा। फिर एक आर्टिकल आता है वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशियंस, मतलब जो भारतीय ये हिंद महासागर है ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण पर और क्लाइमेट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद ईवीएम वीवीपैट पर एक आलोचनात्मक एडिटोरियल आया है द हिंदू में, उसके बारे में देखेंगे कि पुराने आईएएस अधिकारी बोलते हैं कि जो वीवीपैट का ये काउंटिंग काउंटिंग मेथड है, मतलब कि जो हर रैंडम कंस्टिट्यूएंसी से पांच वो उठाया जाता है स्लिप्स को गिनने के लिए, वो सबसे अलग तरीके का है और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ये मानव ह्यूमन हेल्थ पर जो है बुरा प्रभाव डाल रहा है, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको सुधारा जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फ्यूचर में बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये सारे आर्टिकल्स आज डिस्कस किए जाएंगे। चलिए चलते हैं पहले आर्टिकल्स की तरफ। तो आज का पहला आर्टिकल जो है उसमें एन बीरेन सिंह कहते हैं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको पहले हम लोग ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसपे लिखा था अननेचुरल ग्रोथ, मतलब अप्राकृतिक ग्रोथ। और किसका, चिनकोकी, जो एक ट्राइब है वहाँ की, उसकी उसकी जो है अननेचुरल ग्रोथ हो रही थी, उस बारे में मिस्टर सिंह ने लिखा। अब इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इस बारे में लिखा कि ये जो इनका अननेचुरल ग्रोथ है वो क्या करेगा, वो वहाँ की नेचुरल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी जो है और वहाँ के जो अपने लोग हैं
उनके लिए खतरा हो सकता है। तो इस बारे में थोड़ा समझते हैं कुकी और जोमी ट्राइब्स के बारे में। ये किस पार्ट का हिस्सा है आपको पता ही है, जीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों में आएगा। जीएस फर्स्ट में ह्यूमन ज्योग्राफी से आ सकता है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा हो सकता है। और जीएस सेकंड में इंडियन पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से इसको आप जोड़ सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ गया तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से भी जुड़ जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। कुकी और जोमी ट्राइब्स के बारे में समझते हैं। ये कहाँ के ट्राइब्स हैं? ये ट्राइब्स हैं आपकी इनकम जो एथनिक, ये जो एथनिक ग्रुप है इनका मूलतः ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? ये है बांग्लादेश रीजन से, बांग्लादेशी रीजन से इनका ओरिजिन हुआ है। दूसरा, ये रेजिडेंस इन मणिपुर एंड मिजोरम, ये इनका रेजिडेंस कहाँ है? मणिपुर और मिजोरम में, ठीक है। प्राइमरली द कुकी एंड जोमी ट्राइब्स आर रेजिडेंट्स ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम इन इंडिया, ठीक है। फिर इनका उपनाम क्या है? एलियासिस मतलब क्या होता है? उपनाम। इनका उपनाम क्या है? द ट्राइब्स आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज चिन और मिजो पीपल। इनको चिन और मिजो पीपल के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करते हैं? शेयर कॉमन एंसेस्ट्री। इनके जो पूर्वज का कल्चर है, जो परंपरा है वो सेम है। तो सेम ही, कॉमन ही एंसेस्ट्री एक दूसरे से शेयर करते हैं। और इनका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एंड कल्चरल टाइज क्या है? मेंबर्स ऑफ दीज ट्राइब्स स्पीक वेरियस डायलेक्ट्स, ठीक है, बहुत विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं विद इन द चिन कुकी मिजो लैंग्वेज फैमिली। चिन कुकी मिजो एक भाषाई परिवार है, उसी का पार्ट है ये, उसी में ये कई सारी बोलियां बोलते हैं। और ये तिब्बतो बर्मन जो है एक ब्रांच है, जो कि सिनो तिब्बतन लैंग्वेज की एक ब्रांच है, उसी का पार्ट है। कहने का मतलब ये जो चिन कुकी मिजो लैंग्वेज है ये किसका पार्ट है? तिब्बतो बर्मन ब्रांच का पार्ट है। और ये जो तिब्बतो बर्मन ब्रांच है ये सिनो तिब्बतन लैंग्वेज का एक पार्ट हो सकता है। अब इनका कनेक्शन क्या है? कनेक्शन टू जू पीपुल एंड अदर ट्राइब्स। द कुकी एंड जोमी ट्राइब्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द ब्रॉडर जू पीपुल alongside अदर ट्राइब्स लाइक चिन एंड मिजो। इनका आपस में संबंध है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बीरेन्द्र सिंह जी का कहना है कि इनका जो अननेचुरल ग्रोथ हो रहा है, इतना जो तेजी से इनका जो विकास हो रहा है, इससे जो मणिपुर के आसपास का जो इलाका है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, उनका खुद का खतरा हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू एक आ सकता है। आजकल इनकी वहाँ पर थोड़ी सी जो है पहुँच, थोड़ी सी पावर बढ़ रही, तो ये उनके लिए, उनको देख के ऐसा लगता है कि वीरेंद्र सिंह जी इसको एक चिंता का विषय मानते हैं, ठीक है। ये रहा इनके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम एग्जाम में, कुकी और जोमी ट्राइब्स कौन से हैं, क्या है उनका कुछ कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा वीवी सॉरी इलेक्टोरल सिस्टम, मतलब जो चुनाव की पद्धति होती है, चुने जाने की पद्धति, उससे संबंध में कोई बहुत डिटेल एनालिसिस का आर्टिकल है, उसको थोड़ा समझते हैं। ये बहुत डिटेल्ड आर्टिकल दिया गया है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में चुनावी प्रणालियाँ विकसित हुई हैं। तो उसमें मेन पॉइंट्स फ्रॉम हिंदू द हिंदू से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको मैंने चुना है आपके लिए, आप समझिए उसको। ये बता रहा है कि तकरीबन 2500 साल पहले जो इलेक्शन होता था एंशियंट एथेंस में, मतलब जो पुराना एथेंस था, वहां पे जो इलेक्शन होता था वो कैंडिडेट के लक पर डिपेंड करता था। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई प्रणाली हुआ करती थी। प्रणाली ये थी कि वो जिसका भाग्य है वही जीतेगा। जैसे होता नहीं है कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स में बहुत सारी पर्चियां रखी हुई हैं, तो जिसके नाम की पर्ची निकल गई इस बॉक्स से वही जीत गया, ऐसा कुछ सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। और सारे जितने सुटेबल कैंडिडेट होते थे, वन वाज रैंडमली चूजन, उनमें से किसी एक रैंडम को, मतलब ऐसे ही बिना किसी प्रणाली के, बिना किसी सिस्टम के, एक व्यक्ति को उसी में से चुन लिया जाता था, ठीक है। सिंस द विनिंग क्राइटेरिया वाज बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, तो उनका जो जीतने का एक क्राइटेरिया था वो क्या था? रैंडम चॉइस। तो जैसे आज के जमाने में हम लॉटरी निकालते हैं, लॉटरी ऐसे ही निकलती है ना, किसी एक कुर्सी में से चुन लिया जाता है जिसके नाम की लॉटरी निकल जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं रैंडम चॉइस, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मामला और हालात बदला। कंपेनिंग और इन्फ्लुएंस कुडंट हेल्प द कैंडिडेट। वो क्या मतलब, जब ऐसे किसी को चुना जाएगा, सीधी बात है, अगर आपको ऐसे लॉटरी सिस्टम से चुना जाएगा तो आप चाहे जितना प्रचार कर लें या आप चाहे जितना कंपेन चलाने, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंततः चुना जाएगा वही व्यक्ति जिसके भाग्य में होगा, ठीक है। अब पता चला 10 लोग कंपेनिंग कर रहे हैं और 20 पर्चियां हैं, ठीक है, 20 पर्चियां हैं, और जिसमें से जीना जीतना है एक को, तो अब उन 10 में से
सॉरी 10 ही पर्चियां रहेंगी, उन 10 में से, या पर्चियां चाहे जितनी हो, उसमें से जिसके नाम का निकलेगा वही तो जीतेगा ना। 10 में से, 10 पर्चियों में से जिसके नाम से निकलेगा वही जीतेगा। तो इसमें आप चाहे प्रचार कर लें चाहे कैंपेनिंग कर लें, कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। अब आगे लिखा जा रहा है कि द 10th सेंचुरी चोला इंस्क्रिप्शंस, जो हमें चोला साम्राज्य के कुछ इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं, वहां पे उथिरा उथिरा मेरूर, जो वहां एक जगह है तमिलनाडु में, ठीक है, वहां पर क्या होता था, वहां पर जो प्रैक्टिस होती थी चुनने की, वो विलेज के रिप्रेजेंटेटिव को एक प्रणाली कहा जाता है, वो था कुडावोलाई सिस्टम। क्या था? कुडावोलाई सिस्टम। इस प्रणाली से उनको चुना जाता था, और फाइनल चॉइस जो होती थी वो भी रैंडमली पिकिंग थी, मतलब किसी एक रैंडम को चुन लिया जाता था। मतलब इसकी भी कोई अपनी पर्सनल प्रणाली नहीं थी, रैंडमली, मतलब रैंडम ही किसी को उठा लिया जाता था और उसको चुन लिया जाता था, रैंडमली पिकिंग वन अमंग द कैंडिडेट्स ऑफ द पीपल हैड वोटेड फॉर, ठीक है, ये सिस्टम है। अब ये तो एक विकास हुआ चुनाव प्रणाली का, किस तरीके से लोगों को चुना गया। अब एक सिस्टम होता है द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम होता है, मतलब पहले पहुंचो पहले पाओ, इसको बोलते हैं। भारत में भी अभी यही लागू है, जो प्रधानमंत्री या लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें यही सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, यही सिस्टम चलता है। लोकसभा ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी यही चलता है, और जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है विधानसभा, उसमें भी यही सिस्टम चलता है, विधानसभा चुनाव में भी यही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये भारत में नहीं, तकरीबन ये भारत, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और बहुत सारी कंट्रीज में इसको मतलब चुना गया है चुनने के लिए। लेकिन ये इस आर्टिकल में बताया गया कि इसकी बहुत सारी अपनी खामियां हैं, ठीक है। खामियां है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? रिप्रेजेंटेशन का, कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है लोगों को। जरा इसको एक बार गहराई से समझिएगा। ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि इसमें सही प्रोपोर्शन में प्रतिनिधित्व होता ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन में समस्या आ जाती है। कैसी समस्या आती है आपको बताते हैं, थोड़ा डिटेल में समझिए इसको। जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट थे, ठीक है, 4 कैंडिडेट थे और टोटल मतदाता थे कितने? 100। 4 कैंडिडेट थे, टोटल मतदाता कितने थे? 100। मान लो कि एक मतदाता है, एक कैंडिडेट है, उसको मिले 30 वोट, ठीक है, दूसरे कैंडिडेट को मिले 30 वोट, तीसरे कैंडिडेट को मिले 15 वोट, और चौथे कैंडिडेट को मिले 15 वोट, ठीक है। अब हुआ ये कि बी वाले कैंडिडेट के कुछ वोट जो है वो अवैध हो गए, तो इसको 25 मिल गए। इस वाले सी वाले कैंडिडेट को दो तीन जो है वोट क्या हो गए? अवैध हो गए, इसको 10 मिल गए। और इसके भी 2 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए, तो इसको कितने मिल गए? इसको 8 मिल गए, ठीक है। और इसके जो है, इसके 3 वोट जो है अवैध हो गए, तो इसको टोटल 27 मिल गए। अब टोटल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए कितना इनको मिला, सबसे ज्यादा किनको मिला? 27 को, तो यही जीत गए। ये भाई साहब ए कैंडिडेट क्या हो गया? जीत गया। लेकिन अगर देखा जाए सही में रिप्रेजेंटेशन के मामले को अगर उजागर करके देखा जाए, तो आप देखेंगे कि 100 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 27 लोगों ने इन्हें चुना, सिर्फ 27 लोगों ने चुना, ठीक है। और 27 लोगों ने चुना, और बाकी जो टोटल 73 लोग थे उन्होंने नहीं चुना। अब बताओ, 73 लोगों ने इनको चुना ही नहीं, फिर भी ये उस कंस्टिट्यूएंसी से जीत गए। अब बताइए ये सही रिप्रेजेंटेशन हुआ? सही रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं। इस सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है। और इसी चीज को जो है इस आर्टिकल में समझाया गया है कि एक एग्जांपल देते हुए समझाया इसने कि 2015 का जो दिल्ली असेंबली का चुनाव हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी ने पूरे मतों का 54% हासिल किया था। कितना हासिल किया था? 54%। लेकिन जो पॉपुलर वोट है, मतलब जीता कितने वोट से था? लगभग जितने वोट थे उसमें 96% सीट ये जीत गई थी। मतलब जितनी सीटें थी उनका 96% कितने जीता? उसका 96% जीता आम आदमी पार्टी ने। लेकिन पूरा वोट का जो रिसीव किया 54%। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। सीट जीत रही है ये 96 96%, और वोट जो है वो रिसीव कर रही पूरे वोटिंग का 54%। इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है।
ये होना चाहिए था 96 और 96 तब जाके मामला बनता। अब वही देखिए, उसी के बजाय जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 32% वोट जीता, ठीक है, और 4% सीट जीती। अब सोचिए कि कितना बड़ा अंतर है। तो ये तो सबसे बड़ा इसका एक अनुपातिक अंतर हो गया। दूसरा, अभी तक पूरे इतिहास में नो गवर्नमेंट इन इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन द लोकसभा, मतलब आज तक के इतिहास में लोकसभा के कभी भी कोई टीम, कोई भी मतलब पार्टी 50% से ज्यादा या 50% वोट शेयर भी नहीं पाई है। आश्चर्य वाली बात है। वो कितना भी मजबूत लोकसभा में हो, लोकसभा में वो कितना मजबूत है उससे नहीं फर्क है, लेकिन आज तक उसने कभी 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल ही नहीं किया। सोचिए ऐसी पार्टी बहुमत में आती है जो पूरे वोटिंग का 50% वोट भी शेयर नहीं कर पा रही है। तो ये कितना बड़ा नुकसान है और कितना बड़ा ड्रॉबैक है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिएगा, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, हैज एवर सरपास्ड 50% वोट शेयर सिंस 1918, ओनली वंस इन 1931। यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ, द यूनाइटेड किंगडम डिड ए गवर्नमेंट कमांड मोर देन 50%। केवल एक बार यूनाइटेड किंगडम के भी इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ जब 1931 में उसको 50% से ज्यादा वोटर मिले। सो बाय द वोट शेयर मेट्रिक, इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम वर ऑलवेज रूल्ड बाय माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अगर हम केवल वोटिंग के प्रणाली से या वोटिंग के हिसाब से देखें तो हमेशा जो है एक माइनर गवर्नमेंट बनी, मतलब अल्पसंख्यक गवर्नमेंट बन गई वोटिंग के हिसाब से, क्योंकि 50% से कम लोगों ने चुना पार्टी के, अगर उसके वोटिंग के आधार पे। ये अलग चीज है, सीट जीत गई तो वोटिंग तो नहीं मिली। तो ये समस्या है द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, ठीक है। अगले पर आइएगा। अब कुछ और इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं चुनने के। एक है कंडोरसेट एंड बोर्डा सिस्टम्स। ये भी कुछ पुरानी प्रणालियां हैं जिनको आगे चल करके चेंज करके दूसरे सिस्टम बदला गया। तो मैथमेटिकल एनालिसिस टू डिजाइन बेटर इलेक्टोरल सिस्टम डेट्स बैक 13th सेंचुरी में। एक वर्कर थे, बहुत बड़े एक मिशनरी थे जिनका नाम था रहमान लुल। उन्होंने एक सिस्टम जो है खोजा, जो कि एक थियोलॉजियन थे, मतलब धर्मशास्त्री हुआ करते थे, क्योंकि मिशनरी थे तो धर्मशास्त्री रह गए। उनकी अपनी एक किताब थी डी आर्टे इलेक्शनिस्ट, ठीक है, डी आर्टे इलेक्शनिस्ट थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कैटेलन लैंग्वेज, कैटेलोनिया की भाषा है, उस लैंग्वेज में उन्होंने डिटेल अल्गोरिदम लगाया इसके लिए, टू स्टेज इलेक्शन के लिए, ठीक है। टू स्टेज इलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें 2 बार में इलेक्शन होता है। एक बार में अगर फाइनल नहीं हुआ तो दोबारा होगा। और किसके लिए किया था, चर्च ऑफिशियल, मतलब चर्च में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ऐसा इलेक्शन किया गया। इट इंश्योर दैट द विनर व्हेन pitted अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर कंटेंडर्स रिसीव मोर देन 50%। मतलब इसमें यह तय किया गया था कि जो भी कंटेंडर जीतेगा वो कम से कम कुल वोट के 50% ज्यादा उसको मिलना चाहिए। ये इसका सिस्टम था। जैसे कि आज के जमाने में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भारत में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बोलते हैं, जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं, उसमें भी यही होता है। हालांकि दो दूसरे चरण में बहुत मुश्किल से कभी पहुंचा है मामला, लेकिन उसमें भी यही है कि जब तक आप कुल वोट का 50% प्लस वन नहीं मिल जाता आपको, तब तक आपको जीता हुआ नहीं माना जाएगा। यही मतलब हु बहू तो नहीं, लगभग वही जो है सिस्टम ये था कि जब तक आप 50% वोट नहीं मिल जाएगा आपको, तब तक आपको कैंडिडेट, प्रेफर्ड कैंडिडेट नहीं माना जाएगा, मतलब आपको जीता हुआ नहीं माना जाएगा। दिस वर्क वाज लॉस्ट फॉर सेंचुरीज अंटिल इट वाज डिस्कवर्ड इन द 1980s। ये बहुत दिनों तक इनका जो खोज 13th सेंचुरी में इन्होंने की थी, ये बहुत दिनों तक गायब रहा। फिर 1980 के करीब में इसको दोबारा से डिस्कवर किया गया। तो इनका जो मेथड है, लुल लुल जी का जो मेथड है, वो उनको आज के जमाने में क्या बोलते हैं, इन मेथड इज कॉल्ड कोंडोरसेट सिस्टम आफ्टर द 80th सेंचुरी। मतलब 80th सेंचुरी में जो इनका ये सिस्टम था, इनका मेथड था, उसको हम कंडोरसेट सिस्टम कहते थे, ठीक है। 18th सेंचुरी फ्रेंच मैथमेटिशियन निकोलस डी कंडोरसेट, मतलब निकोलस डी कंडोरसेट जो थे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इनके इस सिस्टम को दोबारा से रीडिस्कवर किया, ठीक है। तो इसका नाम कंडोरसेट सिस्टम हो गया। कब किया था, तकरीबन 1780 के करीब में। फिर क्या हुआ, वाइल बेटर देन एफपीटीपी, एफपीटीपी से बेहतर होते हुए है, तो बेहतर है क्योंकि इसमें कम से कम 50% जो है आपको वो मिल जाएगा वोट, तभी आप जीतेंगे। द कॉन्डोरसेट सिस्टम कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज के जमाने में जो प्रेसिडेंशियल चुनाव होता है, जो प्रेसिडेंशियल चुनाव है, इतना सिस्टम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रणाली है। लेकिन जब संविधान सभा या संविधान विशेषज्ञों ने इस पर चर्चा की कि क्या हमको यही सिस्टम जो है, प्रेसिडेंशियल प्रणाली जो है, ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है, क्या इसको हम लोकसभा में भी यूज कर सकते हैं, लोकसभा में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो देखिए, लोकसभा में यूज करने का मतलब ये है कि एक तो कॉम्प्लेक्स है, सबको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है वो तो थोड़ा ठीक ठाक, या उसके इलेक्टोरल सिस्टम में थोड़ा ठीक ठाक स्तर होता है पढ़ाई लिखाई का। लेकिन अब लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कितने अच्छे अच्छे लोग चुनकर आते हैं, आपको पता ही है। और जनता सबसे महत्वपूर्ण है, जनता को भी समझ में आना चाहिए, और उतनी पढ़ी लिखी जनता तो 1950s में हुआ नहीं करती थी, ये भी बहुत बड़ी चीज है। उस टाइम पर इस सिस्टम को अपनाना बहुत मूर्खता वाली बात हो जाती। तो ये जो एकल संक्रमणीय प्रणाली है, उसको इसीलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, सबको समझ में नहीं आता। उससे बेहतर तो है, एफपीटीपी से तो बेहतर है, लेकिन समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इजंट यूज्ड इन एनी नेशनल इलेक्शन, ये किसी राष्ट्रीय इलेक्शन में यूज नहीं हुई। नॉट लीस्ट बिकॉज इट्स मैकेनिज्म अलाउज पार्टिसिपेंट टू प्रिवेंट द इलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट। अब क्या हुआ, सम स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन यूज इट टू इलेक्ट देयर लीडर्स, कुछ छोटी छोटी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया अपने लीडर्स को चुनने के लिए, एंड बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, अब आगे देखिए, एक बोर्डा सिस्टम, नया सिस्टम आया, द बोर्डा इलेक्टोरल प्रोसेस। ये किसके द्वारा प्रपोज किया जाए, ये एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, जिनका नाम था जीन चार्ल्स डी बोर्डा। ठीक है, जीन चार्ल्स डी बोर्डा इन 1784 में फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द, मतलब खोजा तो इन्होंने था, लेकिन पहली बार डिस्क्राइब कब कर दिया गया था इसको, 15th सेंचुरी जर्मन एस्ट्रोनॉमर, जो जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने ही पहले डिस्क्राइब करके गए थे। उनका नाम क्या था, निकोलस ऑफ क्यूजा। ठीक है, इज अ रैंक बेस्ड वोटिंग सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, रैंक बेस्ड वोटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में आरबीएस बोलते हैं। ठीक है, रैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रैंक बेस्ड वोटिंग सिस्टम। ठीक है, ये बोर्डा सिस्टम जो होता है वो रैंक बेस्ड वोटिंग, ये भी इसी के जैसा मिलता जुलता है, सूची प्रणाली जिसको आप बोल सकते हैं, सूची पत्र प्रणाली। एक ये भी तरीका है ना चुनने का, इसमें ऐसे सूची बनाते हैं ABCD करके, इसमें प्रिफर किया जाता है कि पहला प्रेफरेंस ए को दिया जाए, दूसरा प्रेफरेंस बी को, सी को, इस तरीके से सूची पत्र प्रणाली, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वैसे ही ये सिस्टम है। इसमें क्या है, सिमिलर टू द पॉइंट्स टेबल इन स्पोर्टिंग टूर्नामेंट, जैसे स्पोर्टिंग टूर्नामेंट में पॉइंट टेबल है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, इसी तरीके का ये वोटिंग सिस्टम है। जैसे अभी फिलहाल आईपीएल में आप देखते होंगे, इंडियन प्रीमियर लीग में। ठीक है, इट अलाउज वोटर्स टू रैंक ईच विनर, ठीक है, ईच कैंडिडेट ऑन द बैलेट पेपर। तो इसमें क्या होता था, जो मतदाता होते थे, वोटर होते थे, उनको यह कहा जाता था कि वो एक सूची, एक बैलेट पेपर पे सभी को रैंक देते थे कि किसका रैंक पहला है, किसका दूसरा है, किसका तीसरा है। मतलब उनको क्या देते थे, प्रेफरेंस देते थे कि उनके चुनाव में पहला प्रेफरेंस ए को होगा, दूसरा प्रेफरेंस बी को होगा, तीसरा प्रेफरेंस किसको होगा, सी को, चौथा डी को होगा। तो इससे क्या होता था, एंड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ वोट रीडिस्ट्रीब्यूशन द विनर इज गारंटीड टू हैव एटलीस्ट 50%। इसमें भी विनर को कम से कम 50% वोट जो है मिलता था। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स कैन टेक सेवरल फॉर्म्स। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इज टू ऐड द सेकेंड एंड इवन थर्ड प्रेफरेंस। इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि 4 लोग हैं, ABCD। ठीक है, तो पहले प्रेफरेंस में 10 लोगों ने ए को वोट किया, बी बी को जो है 9 लोगों ने किया, सी को 8 ने किया, और डी को 7 लोगों ने किया। तो जब पहला वो होगा, मान लो पूरी वोट की शेयर कितनी है, 60 है। ठीक है, तो वोट का पूरा शेयरिंग 60 है, और 60 में मिला है इनको, हाईएस्ट कितना मिला, 10 मिला है। ठीक है, सॉरी, इनको मान लीजिए 20 मिल जाए, 20 9 29, और इनको 19 मिल जाए, ऐसे ऐसे करके समझिए कि 60 में से कम इनको 50% चाहिए, इतना समझ लीजिए। तो अभी कितना मिला हुआ है, हाईएस्ट 20 है, इसका मतलब अभी 50% नहीं मिला है। तो इसमें जो सबसे कम वाला होगा उसको कट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको कट करके उसका जो सेकंड प्रेफरेंस है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐसे देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इनका जब तक 50% कुल वोटों का 50% ए को नहीं मिल जाएगा, तब तक इसको जीता हुआ हासिल नहीं माना जाएगा।
यही इसका मामला है, ठीक है। तो 50% ऑफ द वोट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट कैन टेक सेवरल फॉर्म्स, द मोस्ट कॉमन इज द एड सेकेंड एंड इवन थर्ड प्रेफरेंसेस वोट अंटिल वन ऑफ द कैंडिडेट्स क्रॉसेस 50% वोट शेयर। जब तक कि कोई एक कैंडिडेट उसमें से 50% वोट शेयर नहीं क्रॉस करता, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मामला है आपका बॉर्डर सिस्टम का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ईवीएम वीवीपैट केस का एक मामला देखते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लिया, वो निर्णय डिसअपॉइंटिंग था, अच्छा निर्णय नहीं था। और ये किसका पार्ट है? जीएस पेपर सेकंड का पार्ट है, ठीक है। देखिए इसमें एक स्टेटमेंट है, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग विल डन बी एज नेसेसरी फॉर इफिशिएंट सिटीजनशिप एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। इसको किसने कहा है? एच जी वेल्स ने कहा है। एच जी वेल्स ने क्या कहा है? ये जो स्टैटिस्टिकल थिंकिंग है, मतलब सांख्यिकीय रूप से जो सोचने की प्रणाली है, ये इतना ही जरूरी है नागरिकों के लिए, अच्छे नागरिकों के लिए, एफिशिएंट सिटीजनशिप, जितना कि आपको लिखने और पढ़ने की कला जरूरी है, उतनी ही जरूरी अभी है कि आप गणित मतलब कैलकुलेट कर सके कौन कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है प्रणाली। स्टैटिस्टिक्स क्या है? गणनाओं का अध्ययन है, ठीक है। अब इंडिया नीड्स स्टैटिस्टिकली साउंड वीवीपैट बेस्ड सिस्टम, मतलब जो भारत है उसको कैसा प्रणाली चाहिए? स्टैटिस्टिकली साउंड, मतलब स्टैटिक रूप से बहुत मजबूत वीवीपैट प्रणाली हमको चाहिए, और ईवीएम ऑडिट, मतलब यही वीवीपैट और ईवीएम को ऑडिट करने की, जिससे कि कोई भी जो है खतरा या कोई भी छिड़कानी ईवीएम के साथ ना हो सके, और जो मिसमैच हो, ठीक है, कैन डिटेक्ट इंस्टेंटेज मिसमैच विथ 99% और 99.9, मतलब एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो कि इतनी मैच इतने लेवल पे मैच हो जाए 99.9%, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें एक लेखक ने कहानी बताई है, जो इसके राइटर हैं, उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में अमेरिका में एक ऐसा विधेयक लागू किया गया, एक विधेयक लाया गया, जिसमें पाई के मान को बदलने की बात की गई थी। पाई जो होता है, पाई के मान को बदलने की बात की गई थी, ठीक है। पाई का जो मान था उसको बदलने की बात की। क्यों? क्योंकि किसी ने कह दिया था कि अगर हम पाई का मान बदल दें, अगर हम पाई का मान बदल दें तो हमने जो पुराना ज्योग्राफी का कोई कैलकुलेशन है, कोई पुराना कैलकुलेशन है, उसको हम सही कर देंगे। तो इस कहानी से यह पता चलता है कि सब जिसका जो काम हो उसको वही करना चाहिए। अब विधायिका का काम जो है साइंस और मैथमेटिक्स का जो है पाई का मान चेंज करना नहीं है। तो ठीक यही प्रेफरेंस देते हुए इन्होंने वीवीपैट और ईवीएम के केस में कहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि जिस तरीके से जो विधायिका है वो पर्वत पर पानी को चल, मतलब पानी को, ये नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिसमें जो पानी है वो हिल पर चढ़ने लगे अपने आप। ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही आर्बिट्ररली, मतलब मनमाने ढंग से ये नहीं कह सकती कि हर कंस्टिट्यूएंसी से केवल 5 ही वीवीपैट की स्लिप जो है उनकी काउंटर चेकिंग होगी। ये बहुत कम है और ये कोई आधार ही नहीं है सही और गलत चूज करने का। तो यही पूरा मामला है। तो ये बोल रहे माई पॉइंट इन द नरेटिंग दिस एनेक्डोट, मतलब जो मैंने कहानी आपको अमेरिका की बताई उसके बारे में बोले कि इस कहानी को बताने का ये मतलब है, इन द फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ट्रुथ्स कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड बाय द फियर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका के व्यवस्था से इनको आप स्टेब्लिश नहीं कर सकते। पार्लियामेंट और द जुडिशरी, मतलब ना तो एग्जीक्यूटिव उसको स्टेब्लिश कर सकता है, ना तो पार्लियामेंट कर सकती है, और ना ही न्यायपालिका। जैसे जस्ट एज पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट वाटर टू रन अप हिल, मतलब वो वाटर को ऐसा लेजिस्लेशन नहीं बना सकती कि वाटर रन अप हिल, मतलब ऊपर की तरफ, पहाड़ी की तरफ चढ़े। ठीक उसी तरीके से जैसे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट आर्बिट्ररली, मतलब मनमाने ढंग से ये कोई कानून नहीं बना सकती या ऐसा कोई नियम नहीं दे सकती जिसमें वो सैंपल साइज सिर्फ 5 ईवीएम पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी तय कर सके। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा था? यही कहा था ना कि हर कंस्टिट्यूएंट असेंबली में क्या किया, सॉरी, हर असेंबली में, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम ही चेक होगा, केवल 5 ईवीएम से मैच कराया जाएगा वीवीपैट के स्लिप को। तो इसको जो है राइटर ने क्या माना है? गलत माना है। इज गुड एनफ फॉर वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। अब क्या हुआ, इनका जो ऑडिट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ये बहुत कम है। ये एक तो स्टैटिक्स के आधार पर गलत है, पहली चीज,
ठीक है, और विथ ड्यू रिस्पेक्ट इट्स सैंपल साइज डज नॉट कंफर्म टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग थियरी। जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग थियरी है उसका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो भी यह जो है मानकर नहीं चलती, उसको स्थापित नहीं करती। तो इसलिए इस आधार पर इनका यह जो निर्णय था 5 ईवीएम पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी चेकिंग का, वो पूरी तरीके से गलत है। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है, वोटर वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट स्लिप इंश्योर, मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो वीवीपैट स्लिप का वेरिफिकेशन होता है उससे क्या होता है, उससे ये पता चलता है कि आपने जो वोट दिया हुआ है, जो रिकॉर्ड किया है वोट, वो काउंट भी हो रहा है एज रिकॉर्डेड। मतलब जैसे आपने गए, आप अपने बूथ पर गए, आपने ईवीएम मशीन पर अपना वोट दिया और वहां से स्लिप निकली 7 सेकंड के लिए, और आपने देख लिया कि हाँ मैंने बीजेपी की वोट या कांग्रेस को ही वोट दिया है, तो वो जब दोबारा गिना जाएगा तो क्या वह वोट के रूप में काउंट किया गया है कि नहीं, यही मिलाया जाता है वीवीपैट स्लिप और ईवीएम मशीन से। इसी को हम बोलते हैं चेकिंग। यही चेकिंग है 5 ईवीएम पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब क्या है, देयर इज ऑलवेज सम रिस्क हाउएवर स्मॉल ऑफ ईवीएम वाल फंक्शन और मैनिपुलेशन। मतलब थोड़ा सा अगर ये ईवीएम में गड़बड़ी आई या कुछ उसमें दिक्कत हुई तो ये जो है नुकसान कर सकती है, रिस्क कर सकती है। टू इंश्योर काउंटेड एज रिकॉर्डेड, अगर इसको हम इंश्योर करना चाहते हैं रिकॉर्ड के रूप में, कहा जो हमने वोट दिया वो रिकॉर्ड हुआ है, वी शुड टैली द ईवीएम काउंट, हमको ईवीएम काउंट क्या करना, टैली करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है ईवीएम काउंट विद द मैनुअल काउंट ऑफ वीवीपैट स्लिप। जो वीवीपैट स्लिप वहां से निकला है उसको हम मैनुअली क्या करते हैं, मिलाते हैं, काउंट करते हैं। ए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सैंपल साइज ऑफ ईवीएम ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वीवीपैट बेस्ड ऑडिट ट्रेल। ठीक है, अब समझिएगा आगे, पॉपुलेशन ऑफ ईवीएम, मतलब पॉपुलेशन ऑफ ईवीएम मतलब कितनी संख्या में जो है ईवीएम मशीन्स है। अब आगे समझिए, द वीवीपैट बेस्ड ऑडिट ऑफ ईवीएम इज अ टिपिकल केस ऑफ लॉट एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। देखो आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं। जैसे मान लो उन्होंने कोई सामान बनाया तो उन्होंने एक मिनिमम स्टैंडर्ड बना देती हैं। जैसे मान लीजिए हम 100 सामान, 20 सामान उठाएंगे, अगर 20 सामान में से 5 सामान खराब निकल गया, अगर 5 सामान खराब निकल गया तो हम पूरे सामान को खराब मानेंगे, ये है। अगर 20 में से 4 ही सामान खराब निकला तो हम मानेंगे कि सामान सही है। तो वो एक रेशियो तय करती है कि हर सामान में एक मिनिमम सैंपल साइज होना चाहिए। ये अगर सही है तो ये पूरा सामान सही है, और ये गलत हो गया पूरा सामान गलत हो गया। ठीक वैसे ही इसको देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 ईवीएम पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यही चेक करने के लिए बोला है कि अगर इन 5 मशीन में गड़बड़ी आ गई तो हम मान लेंगे कि पूरी कंस्टिट्यूएंसी में जो है गड़बड़ी है, और इसमें गड़बड़ी नहीं आई तो हम मान लेंगे कि पूरी कंस्टिट्यूएंसी में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो लेखक का मानना है कि किस आधार पर केवल 5 को ही तय किया गया, आखिर पॉपुलेशन जो है पूरा ईवीएम का वो क्यों नहीं बताया जा रहा है कि उसकी संख्या कितनी है, और उसके रेशियो में क्या 5 ईवीएम मशीन को चेक करना ठीक है। ये बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, द वीवीपैट बेस्ड ऑडिट ऑफ ईवीएम इज अ टिपिकल केस ऑफ लूट एक्सेप्टेंस सैंपलिंग ए स्टैटिस्टिकल क्वालिटी ड्रॉन। ठीक है, ये क्या होता है कि एक सैंपल होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि मिनिमम कितनी चीज सही है। अब आगे देखिएगा, जब हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मिनिमम सामान 20 में से 5 सही निकला तो सही है, नहीं निकला तो खराब मान लेते हैं। ठीक वैसे ही ये जो है वीवीपैट के साथ मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ ईवीएम के साथ, वो 5 ईवीएम मशीनों के साथ तय हो रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कह रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि पॉपुलेशन क्या है ईवीएम मशीन। पॉपुलेशन मतलब उनकी पूरी संख्या कितनी है। ठीक है, और उसके रेशियो में सैंपल साइज कितनी होनी चाहिए, क्या रिलेशन है इसका। ठीक है, ये भी नहीं तय किया गया है कि सैंपल साइज का क्या है। ये सिर्फ 5 ऐसे ही बोल दिए कि चलो सिर्फ 5 चेक कर लेंगे तो उतने से हो जाएगा। और अगर गड़बड़ी हो गई, मान लो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई, तो आगे कौन सा कदम उठाना है इसके बारे में कोई चीज नहीं बताई गई है। ठीक है, कि नेक्स्ट स्टेप इन द इवेंट ऑफ ए डिफेक्टिव ईवीएम, अगर कोई ईवीएम डिफेक्टिव हो गया फिर आगे हम क्या, मतलब कैसे हम आगे वाला काम करेंगे, कैसे टर्निंग ऑफ इन सैंपल कैसे यूज किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में कुछ बोला नहीं, बस क्या कर दिया है, पूरे मामले को अस्पष्ट करके छोड़ दिया है। ठीक है, ये पूरा मामला है। Both these are important because in the event of one or more defective EM turning up in a sample, the entire population from which that sample was drawn should be rejected.
मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी ईवीएम मशीन अगर डिफेक्टिव साबित हो गई तो डिफेक्टिव जो ही साबित होगी पूरा पॉपुलेशन ऑफ ईवीएम जो है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये मामला है। जैसे मैंने बताया कि 20 में से अगर 5 रिजेक्ट है तो पूरा माल ही क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मामला है। तो ऐसे इसी को यहाँ डिफेक्टिव का मतलब आप समझिएगा वही नंबर ऑफ पीसेस कि कितनी गड़बड़ी निकल गई, और पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ ईवीएम मशीन। ठीक है, अब समझिएगा should be done for all the remaining EVM that particular population and its result declared based on वीवीपैट काउंट ओनली। आगे समझिएगा इससे संबंधित इश्यूज कौन कौन से हैं। पहला है कि जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग थियरी है वो हमें बताती है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब जो कोर्ट मैंडेटेड सैंपल साइज है, मतलब क्या सैंपल साइज क्या बनाया गया है, 5 ईवीएम मशीन का चेक होगा हर कंस्टिट्यूएंसी में, रैंडम 5 ईवीएम मशीन उठाई जाएंगी। उसके आधार पर इन्होंने ये बताया है कि जो प्रोबेबिलिटी है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, उससे ये हो रहा है कि जो सैंपल साइज विल फेल टू डिटेक्ट अ डिफेक्टिव ईवीएम, मतलब जो डिफेक्टिव ईवीएम मशीन है उसको यह डिटेक्ट करने में 95% फेल है, मतलब 95% चांस है ये पता ही लगा नहीं पाएगी कि ईवीएम मशीन डिफेक्टिव है कि नहीं। ये किसके लिए बात की जा रही है, इफ ईवीएम डिप्लॉयड इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, अगर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में यह ईवीएम मशीन डिप्लॉय या लगाई गई हैं तो उसमें 95% चांस है ये पता नहीं लगा पाएगा कि ईवीएम मशीन डिफेक्टिव है कि नहीं। और अगर जो है क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में या पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में अगर इसको डिप्लॉय किया जाएगा तो फिर 70% चांस है ये बता नहीं पाएगी कि ईवीएम डिफेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, और in a parliamentary constituency are defined as the population. This defeat the very purpose of introducing वीवीपैट। और अगर ऐसा हो गया तो इससे जिस कारण से हमने वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया था भारतीय चुनावों में, उसका जो पर्पज है वही एक प्रकार से हार हो जाएगी उस पर्पज की, मतलब वो पर्पज ही क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। अब द कोर्ट्स जजमेंट इन द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कोर्ट का जजमेंट आया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर में, उसमें क्या हुआ, यह डिसअपॉइंटिंग इसलिए है क्योंकि इट डिड नॉट कंपेल द ईसीआई, मतलब इसने ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूर नहीं किया क्या पब्लिक करने के लिए कि उन्होंने पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन किया है, पॉपुलेशन मतलब कितनी संख्या है क्या है उसको कैसे डिफाइन करना है, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या नहीं किया गया, उनको मजबूर नहीं किया गया। टू विच इट्स सैंपल साइज रिलेट्स, क्योंकि उसी से क्या होता है, सैंपल साइज का ही रिलेशन है, उससे डायरेक्ट रिलेशन है। एंड इट्स नेक्स्ट स्टेप, और अगर ईवीएम मशीन फेल हो गया या मिसमैच हो गया वीवीपैट से, वीवीपैट और ईवीएम काउंट में मिसमैचिंग हो गई तो उसके आगे क्या किया जाएगा ये भी नहीं बताया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बताने के लिए मजबूर भी नहीं किया। और आगे द कोर्ट आल्सो डिड नॉट क्लैरिफाई दिस पॉइंट, और ये सारी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी नहीं किया। ठीक है, और आफ्टर सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद भी इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। इवन मोर डिसपॉइंटिंग, इससे भी ज्यादा डिसपॉइंटिंग चीज ये है कि जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है इन्होंने भी दबाव नहीं डाला इन सारे मुद्दों पर। ठीक है, और आगे क्या हुआ, इनका जो डिमांड था कि पेपर बैलेट की तरफ हम लौट जाएं वो गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनकार करके बहुत अच्छा काम किया। द कोर्ट वाज राइट इन द रिजेक्टिंग बोथ दीज डिमांड्स और 100% वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट, मतलब एडीआर का यही तो डिमांड था। आप एक काम करें, एक तो या तो 100% क्या करें, 100% वीवीपैट की चेकिंग करवाइए, पहली चीज। दूसरा, या तो आप पेपर बैलेट पर वापस लौट आइए। ठीक है, दोनों को रिजेक्ट कर दिएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। इस लेख में यह बताया गया है कि ये जो काउंटिंग करने का तरीका जो है, ये जो मैच कराने का तरीका, ये अपने आप में ही गलत है। ठीक है, अपने आप में ही गलत है, इसलिए इसको काउंट करने से कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, अब करना क्या होगा हमें आगे, हमको आगे क्या करना है ये बताया गया है। देखिए, हमको वी डू नॉट नो एंड वी डू नॉट नीड टू नो द वेरियस वेज इन विच ईवीएम में फेल आर बी मैनिपुलेटेड, वो किन किन चीजों में वो फेल हो जा रहा है ये जानने के लिए ये जरूरत नहीं है। हमको जानने की जरूरत ये है कि व्हाट वी नीड टू डू इज इम्प्लीमेंट स्टैटिस्टिकली साउंड वीवीपैट बेस्ड सिस्टम।
हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है जो कि सांख्यिकीय रूप से मजबूत हो। ठीक है, सांख्यिकीय रूप से मजबूत वीवीपैट प्रणाली को हमको जो है क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है ऑफ ईवीएम ऑडिट, जिसमें हम मतलब ईवीएम को ऑडिट करने का जो वीवीपैट की प्रणाली है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। विच कैन डिटेक्ट इंस्टांसेस ऑफ मिसमैच विथ, जो कि 99 से 99.9% लेवल तक जो है डिटेक्ट कर सके ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी हो, एक्यूरेसी इसकी इस स्तर तक हो। ठीक है, और द मैचिंग एक्सरसाइज शुड बी डन एट द बिगिनिंग ऑफ द काउंटिंग डे, जब से काउंटिंग स्टार्ट हो, जब से काउंटिंग स्टार्ट हो तभी से हमको ये जो मैचिंग एक्सरसाइज मतलब ये जो मैच कराया जाता है वीवीपैट और ईवीएम मशीन को, वो हमको तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जब वो पूरी काउंटिंग खत्म हो जाए तब मैच कराया जाए। और एक चीज और, वेयर देयर इज अ परफेक्ट मैच, जहां परफेक्ट मैच हो मतलब जहां कोई मिसमैच ना हो, उसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाए। और ओनली वेयर देयर इज अ मिसमैच, जहां पर मिसमैच हो वहां का क्या होना चाहिए, शुड मैनुअल काउंटिंग बी वीवीपैट स्लिप फॉर ऑल द रिमेनिंग ईवीएम ऑफ द पर्टिकुलर पॉपुलेशन। मतलब अगर देखो दो चीज बता रहे हैं ये, अगर मैच हो गया, अगर किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में मैच हो जाए मतलब कोई भी मिसमैच ना निकले तो उसको आप डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, दूसरा, किसी कंस्टिट्यूएंसी में अगर मैच नहीं हुआ या मिसमैच हो गया, मिसमैच हो गया तो दोबारा से मैनुअल काउंटिंग कराई जाए। मैनुअल मतलब हाथ से, मैनुअल काउंटिंग। ठीक है, मैनुअल काउंटिंग कराने की जरूरत पड़ेगी, और जितने भी बचे हुए ईवीएम पॉपुलेशन है सबके साथ क्या होगा, मैनुअल काउंटिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, डन एंड इट्स रिजल्ट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द वीवीपैट काउंट, और वीवीपैट काउंट के आधार पर इनका जो है रिजल्ट को है डिक्लेयर किया जाए। दिस स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बेस्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, अप्रोच रिप्रेजेंट द गोल्डन मीन। ठीक है, ये पूरा मामला जो है ये समझ में आ रहा है कि अगर हमको इस तरीके से कोई काम कराएंगे तब जाके वो सक्सेसफुल होगा, खास करके वीवीपैट